स्वास्थ्य पत्रिका के आज के अंक के साथ आपकी दोस्त शालिनी मित्तल। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। आज के अंक में हम आपको सुनवाएंगे विश्व हीमोफीलिया दिवस पर विशेष जानकारी, साथ ही पेट की समस्याओं के आयुर्वेदिक उपचार और ओरल हाइजीन पर विशेषज्ञों से ली गई बातचीत। सबसे पहले सुनते हैं हीमोफीलिया पर ये जानकारी दे रही हैं सुनीता शाहबादी। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक आनुवांशिक बीमारी है जिसमें खून का थक्का बनना बंद हो जाता है। जब शरीर का कोई हिस्सा कट जाता है तो खून में थक्के बनाने के लिए जरूरी घटक खून में मौजूद प्लेटलेट से मिलकर उसे गाढ़ा कर देते हैं। इससे खून बहना अपने आप रुक जाता है। हीमोफीलिया अधिकतर मामलों में माता पिता से बच्चों में होता है। यदि गर्भ में पल रहे बच्चे की माता या पिता को हीमोफीलिया है तो बच्चे को ये बीमारी हो सकती है। हीमोफीलिया के मरीजों को स्वस्थ जीवन जीने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जैसे वे नॉन स्टेरॉयडल इन्फ्लेमेटरी दवाइयां ना लें, उनके जोड़ों पर ज्यादा दबाव ना पड़े, इसलिए नियमित रूप से व्यायाम करें और उनकी देखभाल करें। अपना पहचान पत्र साथ रखें जिसमें आपका ब्लड ग्रुप लिखा हो। यात्रा के दौरान विशेष सावधानियां बरतें। हेपेटाइटिस ए और बी का टीका जरूर लगवाएं, इससे रोकथाम की जा सकती है। यदि किसी को हीमोफीलिया है तो उसे किसी भी तरह ब्लीडिंग होने पर तुरंत इलाज करना चाहिए। खून संबंधी या अन्य किसी प्रकार के संक्रमण से बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें और समय समय पर जांच अवश्य कराते रहें। हीमोफीलिया का निदान करने के लिए प्रमुख रूप से मरीज के लक्षणों की जांच की जाती है और उसका शारीरिक परीक्षण किया जाता है। साथ ही परीक्षण के दौरान डॉक्टर मरीज से उसके स्वास्थ्य से जुड़ी पिछली जानकारियों यानी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हीमोफीलिया का निदान करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट भी किए जाते हैं। हीमोफीलिया एक जीवन भर रहने वाली बीमारी है, इसीलिए जीवन शैली में कुछ बदलाव करके आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नियमित रूप से व्यायाम करें। वॉकिंग और स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और शरीर को सुरक्षा प्रदान करती है। कुश्ती और फुटबॉल जैसे स्पोर्ट्स को खेलने से बचें। कुछ दवाइयों से बचें और इससे रक्त के थक्के बनने में भी रुकावट आती है। दांतों की स्वच्छता बनाए रखें। अगर आपको हीमोफीलिया है तो कैविटी और दांतों से जुड़ी समस्याओं से बचें। ये ब्लीडिंग का कारण बन सकता है। बच्चों के लिए सेफ्टी टिप्स अपनाएं। घर का फर्नीचर किनारे से गोल शेप में होना चाहिए और एक समान होना चाहिए। इससे बच्चों को चोट लगने और ब्लीडिंग से बचाने में मदद मिलती है। कोहनी पैड, हेलमेट, सेफ्टी बेल्ट और नी पैड जैसी चीजें बच्चों को चोट लगने से बचा सकती हैं। बच्चों को नुकीली चीजों के संपर्क में आने से बचाएं। मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट पहनने से चिकित्सा कर्मियों को सूचित किया जाएगा कि बच्चे को हीमोफीलिया है और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि इलाज के लिए जरूरी क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। ये बच्चे का जीवन बचा सकता है। एक चिकित्सक या काउंसलर ये तय करने में मदद कर सकता है कि हीमोफीलिया से ग्रसित बच्चा किस प्रकार की गतिविधियों में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, ताकि वे सामाजिक रूप से खुद को अलग थलग महसूस ना करें। जो भी बच्चे की देखभाल करता है, जैसे रिश्तेदार, टीचर्स, दोस्त या कोई और, उन्हें बच्चों की हीमोफीलियक स्थिति के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। यदि समय पर हीमोफीलिया की देखभाल ना की जाए तो इससे समस्याएं हो सकती हैं, जैसे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में ब्लीडिंग होना, शरीर के जोड़ों में रक्तस्राव होने के कारण उनमें क्षति होना, बार बार रक्त को चढ़ाने की आवश्यकता के कारण संक्रमण का खतरा बढ़ना। वैकल्पिक उपचार तनाव को कम करने, दर्द में सुधार करने, नींद की क्वालिटी को बढ़ाने और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर करने में मदद करते हैं। किसी भी वैकल्पिक दवाओं को शुरू करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें, क्योंकि कुछ वैकल्पिक दवाएं क्लॉटिंग के उपचार में मदद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ वैकल्पिक दवाएं क्लॉटिंग के उपचार में मदद कर सकती हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही लें। मेडिटेशन मन को शांत करने और दर्द से निपटने में मदद करती है। स्ट्रेचिंग मांसपेशियों को मजबूत बनाने और संतुलन में सुधार कराने वाले योगासन गठिया के रोगियों के लिए फायदेमंद होते हैं। हालांकि हीमोफीलिया के मरीजों को योग करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मालिश से शरीर के दर्द में कमी, तनाव से राहत और मांसपेशियों के ऐंठन को दूर करने में मदद मिलती है।
एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर दोनों ही मांसपेशियों की ऐंठन और पुराने दर्द को कम करने में मददगार साबित होते हैं। हालांकि एक्यूपंक्चर का उपयोग केवल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट के फर्स्ट डोज के बाद किया जाना चाहिए। एक्यूप्रेशर हीमोफीलिया रोगियों के लिए एक्यूपंक्चर से अधिक फायदेमंद हो सकता है। पेट की समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज। आइए सुनते हैं डॉक्टर महेश व्यास, डीन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद से ली गई भेंटवार्ता। भेंट करता है आदित्य कुमार। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, आम तौर पर अगर देखा जाए तो पेट की कौन कौन सी बीमारियां देखने में आपको मिलती हैं? देखिए, अगर आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अनुसार बात करें तो आचार्य चरक ने कहा, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो, मीन्स ऑलमोस्ट ऑल डिजीज जो है कहीं न कहीं डाइजेशन से रिलेटेड है, अग्नि से रिलेटेड है। केवल जिसको अपन संक्रामक रोग कह दें या इन्फेक्शियस डिजीज कह दें, उनको छोड़ करके जितनी भी व्याधियां हैं वो उनमें कहीं न कहीं रोल जो रहता है वो अग्नि का रहता है, आहार का रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भोजन का और हमारी अग्नि का, इनका हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब इन व्याधियों में अगर हम बात करें तो जो मुख्य व्याधियां हैं जो प्रायः खान पान के कारण होती है, उसका ध्यान नहीं रखते हैं, उसके कारण होती है, उसमें खास तौर से आती है एक तो अतिसार, जिसका हम बोलते हैं लूज मोशन। उन्होंने जो खाना खाया वो कहीं ना कहीं से अगर वो प्रॉपर वो नहीं था, बासी है, पहले का बना हुआ है, तो इस प्रकार से आयुर्वेद में उसको कहते हैं प्रदूषित आहार। अगर उसका सेवन किया गया और वो शरीर में जाकर के एक तरह का पॉइजन या विष को उत्पन्न करता है और उसके कारण एक तो अतिसार उत्पन्न होता है। इसी के साथ में जो दूसरी व्याधि होती है वो है छर्दी, जिसको हम वोमिटिंग कहते हैं। मतलब अगर अपनों ने आहार लिया वो प्रॉपर नहीं था तो वो ज्यादा देर तक शरीर के अंदर नहीं रहता है, या तो ऊर्ध्व मार्ग से वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकल जाता है या अधो मार्ग से जो है वो विरेचन के रूप में, या फिर अपन जिसको कहते हैं कि लूज मोशन होकर के शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये भी एक व्याधि के लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हमारी डाइट बराबर नहीं थी। इसके साथ में अगर देखा जाए तो कई बार उदर शूल माने पेट में दर्द की शिकायत मिलती है, और उसका कारण रहता है कि हम ऋतु के अनुसार अगर ध्यान नहीं रखते हैं, और जिस समय हमको लघु आहार, जैसे ग्रीष्म ऋतु अभी चल रही है, तो ग्रीष्म ऋतु में हमारी अग्नि थोड़ी सी दुर्बल रहती है, उसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी थोड़ी कम रहती है। अगर ऐसे में हेवी अगर भोजन ले लेते हैं तो कई बार एब्डोमिनल पेन रहता है। सर्दी के मौसम में हम कहते हैं कि स्वभावादि गुरु क्षमा, उस समय बिल्कुल नेचुरल वे में हमारी अग्नि बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, तब हम गुरु पदार्थ का सेवन कर सकते हैं। उस समय अगर हम लघु डाइट लेते हैं, मतलब बिल्कुल लाइट डाइट लेते हैं, तो वो भी कई प्रकार की डिजीज उत्पन्न करती है। तो एक गुरु लघु का एक तो ध्यान रखना, दूसरा फ्रेश फूड लेना। आजकल हमारे यहाँ क्या होता है कि कारण रहता है कि हम थोड़ा सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफी उपयोग करने लग गए, और उसके कारण हमने इतनी सुविधा बढ़ा दी कि आजकल एक वीक का कुछ भी बना करके हमने फ्रिज में रख दिया। वो भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं। आयुर्वेद कहता है उष्णम अश्नीयात, जो चीजें गर्म बना करके उसी समय उपयोग करने की है, उनको चाहे आप फ्रीजर में रख दीजिए, डीप फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। तो खाने पीने में उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे लक्षण उत्पन्न होते हैं। और एक उसमें होता है खास तौर से आयुर्वेद जो कहता है वो आधमान। आधमान में क्या होता है कि एब्डोमेन में डिस्टिंक्शन हो जाता है, मतलब आप खाना खा रहे हैं, डाइजेशन भी हो रहा, लेकिन आपको लग रहा है कि एकदम हल्कापन जो पेट में लगना चाहिए वो नहीं लगता है, पेट फुला हुआ रहता है। तो ये भी डिपेंड करता है डाइट के ऊपर। और एक जो कहलाता है मेन कारण अपने यहाँ कि कुछ खाने की चीजों में हम जो नियम रखते हैं, उन नियमों का कि कब खाना खाना है उनका ध्यान नहीं रखते। जैसे सुबह उठ के खाना खाने का जो लंच का समय है या जो रात का डिनर का टाइमिंग है, मतलब खाना आपने ने प्रॉपर लिया, केवल टाइमिंग बराबर नहीं रखा, तो उसके कारण भी कई प्रकार की डिजीज हो जाती है। तो ये जो सर्केडियन रिदम है, ये अगर डिस्टर्ब होता है तो डाइजेशन और हमारी सारा क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। तो कई बार थोड़ा सा रूल अगर फॉलो नहीं किया तो कई टाइप के एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो जाते हैं। तो इनका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो तासीर का भी कोई महत्व है कि भोजन किस तासीर का है? आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है, उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति में शरीर में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की प्रकृति होती है। जिन लोगों को कोल्ड सब्सटेंस ज्यादा पसंद होते हैं वो पित्त प्रकृति वाले रहते हैं, मतलब उनकी प्रकृति उष्ण है तो उसके विपरीत वाली चीजें वो पसंद करते हैं। जिनकी प्रकृति कफ वाली होती है, माने उनकी प्रकृति में गुण जो है वो शीत गुण वाला है, तो वो उष्ण गुण की चीजें पसंद करते हैं। और आयुर्वेद में एक बात कही गई, जंतु नाम प्रकृति ज्ञात्वा। जंतु मतलब पूरा ऑल ओवर जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी जीवित प्राणी है, प्रकृति ज्ञात्वा तद अनुरूपा क्रियाश्चर्य, माने आप अपनी प्रकृति को पहचान लीजिए और उसके अनुसार अगर आप डाइट सिलेक्ट करते हैं, आपका जो भी कुछ, चाहे वो नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, उसमें जो भी चीज ले रहे हैं
अगर वो प्रकृति को ध्यान में लेते हुए ले रहे हैं, यहाँ तक कि आयुर्वेद तो मेडिसिन के लिए भी बोलता है कि मेडिसिन भी प्रकृति के अनुसार दी जाती है। तो प्रकृति का आहार में भी महत्व है, प्रकृति का ट्रीटमेंट मतलब मेडिसिन का उपयोग करने के लिए भी अपना महत्व है। डॉक्टर साहब, अगर हम पेट की बीमारियों की बात करें तो उनके कारण, प्रमुख कारण क्या है, अगर उसमें आप प्रकाश डालें। जी, आयुर्वेद ने जो बता रखा है कि एक तो सबसे पहले है डाइट। जी, हम डाइट की क्वांटिटी सबसे मेन निर्धारित वो रहती है, महत्वपूर्ण रहती है कि आपने कम मात्रा में या अधिक मात्रा में डाइट। अगर जैसे कि शीतकाल है जिसको विसर्ग काल बोलते हैं, खासतौर से अगर उसको देखा जाए तो ये जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक का जो समय है, संक्रांति से पहले वाला, उस काल में अपनी अग्नि प्रबल रहती है, तो हमको प्रॉपर क्वांटिटी में खाना चाहिए। उस समय बहुत ज्यादा व्यक्ति को भूखे नहीं रहना चाहिए अगर क्वांटिटी बराबर है। और दूसरा, अगर ग्रीष्म काल है उसमें अधिक क्वांटिटी में खाना खाए। तो ये जो एब्डोमिनल डिसऑर्डर से या आहार के विकार हैं, एक तो क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर ज्यादा क्वांटिटी में खाना खाया ग्रीष्म ऋतु में तो वो शरीर में नुकसान करता है। शीत ऋतु में अल्प क्वांटिटी में खाना खाए क्योंकि उस समय अग्नि प्रबल रहती है, तो क्वांटिटी का एक ध्यान रखना। दूसरा, फ्रेश फूड, जो ताजा बना हुआ खाना है, रात का बना हुआ खाना अगर सुबह खाते हैं, मतलब न केवल आयुर्वेद में, अभी तो श्रीमद् भगवत गीता में भी 3 प्रकार के आहार बताए, और वहां पर उन्होंने कहा यात यामम गत रसम पूति पर्यूषितम चेयत उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रियम। मतलब रात का बना हुआ भोजन अगर सुबह करते हैं तो भी तामसिक आहार कहलाता है। तो इस प्रकार से आहार को हम कहते हैं कि ताजा बना हुआ लें। अगर हमने पर्यूषित आहार मैंने पहले का बना हुआ खाना खाते हैं तो कई प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करता है। दूसरा ये चीज जो है कि एक ज्यादा चीली और साल्ट, अगर जो लोग मिर्ची का उपयोग बहुत करते हैं और जो नमक का उपयोग करने वाले को धीरे धीरे आगे जाकर के कई बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। चीली का उपयोग जो ज्यादा करते हैं उनको कई एब्डोमिनल में खासतौर से अल्सर हो जाते हैं, कई बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो मिर्ची का उपयोग भी उतना ही करना चाहिए जितना आवश्यक है। कई बार हमको टेस्ट के लिए हम बहुत ज़्यादा रेड चिली आदि का यूज़ बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो उसका एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, आयुर्वेद कहता है कि गुरु आहार। कुछ आहार ऐसे होते हैं जो डाइजेशन में थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, मैंने उनको डाइजेशन के लिए ज़्यादा समय की जरूरत पड़ती है। तो ऐसी चीज़ों को मात्रा का ध्यान रखना चाहिए कि उनको कम मात्रा में लेना चाहिए। गुरु आहार को अगर हम भोजन कर रहे हैं लंच और डिनर, तो कोई एक टाइम आपने थोड़ा गुरु ले लिया चलेगा। अगर दोनों टाइम गुरु आहार लिया तो वो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है और वो कई प्रकार की एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स को उत्पन्न करता है। तो हमको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा द्रव्य, कौन सा अपना जो फूड आर्टिकल्स है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उस अवस्था में उनका ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे एक सवाल ये आता है कि जैसे हमारा भारतीय परिवेश है तो हमारे वहाँ लोग वैसे तो ज़्यादातर शाकाहारी भी हैं और नॉन वेज भी लोग प्रयोग करते हैं। तो अगर शाकाहार की बात करें तो दालें वगैरह हैं, इनमें कौन सी दालें हैं जो कि गरिष्ठ या जो गुरु आहार की बात कर रहे हैं, कृपया उस बारे में प्रकाश डालें। जी, आयुर्वेद में सर्वश्रेष्ठ जो दाल बताया वहां पर उन्होंने बताया षष्ठिका शाली मुदगांश्च, मूंग की दाल जो है जिसको हम ग्रीन ग्रेन बोलते हैं, वो सबसे लघु और सुपाच्य है। उसका प्रयोग के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि नित्यम शीलयत, मैंने आप प्रतिदिन भी मूंग की दाल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये जो तुअर की दाल है, ये दाल थोड़ी उष्ण रहती है, कई बार एसिडिटी भी करती है, तो मूंग की दाल हमेशा ठीक है। उसके अलावा चने की दाल जो रहती है, उसी प्रकार से मसूर की दाल है, अलग अलग दालों का हम जो उपयोग करते हैं, इन सब का प्रयोग करते रहना चाहिए, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से मूंग की अलग अलग रेसिपी बना लेते हैं। सूप बना लिया, मूंग को छोक लगा करके उनका सुबह ब्रेकफास्ट के रूप में उपयोग कर लिया, और छिलके वाली दाल, बिना छिलके की दाल का प्रयोग कर लिया। तो मूंग स्वास्थ्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। बाकी कहने का अभिप्राय कि कोई भी दाल बंद करने की आवश्यकता नहीं, अति मात्रा में उपयोग नहीं करना। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये उठता है कि अक्सर कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की बहुत समस्या हमारे काफी लोगों को रहती है। ऐसी अवस्था में पेट साफ करने की कौन सी विधियां आयुर्वेद में बताई गई हैं? जी, एक तो हम आहार के द्वारा और दूसरा औषधि के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो है पेट एकदम क्लीन हो व्यक्ति का। और उसका मेन सबसे अच्छा तो अगर शाम को, रात्रि को व्यक्ति जब सोता है, अगर सोते समय पर, सोने का समय हमारा सही है कि 10 बजे 10:30 बजे तक सो जाते हैं, अगर उससे ज्यादा देर तक जगते हैं तो शरीर में आयुर्वेद के अनुसार वात की वृद्धि होती है, और वात की वृद्धि रुक्षता को बढ़ाता है और कॉन्स्टिपेशन को उत्पन्न करता है। तो केवल समय पर सोना शुरू कर दें। कई लोगों का तासीर रहता है कि उनको थोड़ा कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो रात को सोते टाइम 1 कप दूध लें, उस 1 कप दूध में 1 चम्मच शुद्ध गाय का घी डाल दें और उसको अगर ले लें तो कहना चाहिए कि शरीर में स्निग्धता हो जाती है, तो कॉन्स्टिपेशन होगा ही नहीं। उसी प्रकार से कुछ फल रहते हैं, जैसे
जैसे ऋतु फल में अमरूद अभी जैसे गर्मी के मौसम में मिलते हैं, सर्दी के मौसम में भी अमरूद मिलते हैं। अगर अमरूद एक आध ले लेता है व्यक्ति तो वो मोशन को कहना चाहिए कि इंटेस्टाइन को बिल्कुल क्लीन कर देता है, माने कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। तो मेडिसिन को लेने की आवश्यकता तो तब पड़ती है जब हम क्रॉनिक कंडीशन में हैं। बाकी प्रायः हमारा तो ये है कि आप आहार उस प्रकार का रखें, आपकी डाइट में फ्रूट्स वगैरह फाइबर रिच फाइबर वाली डाइट अगर रखते हैं तो इनका प्रयोग करें तो कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इन सब के बावजूद जिनका ठीक नहीं हो पा रहा है तो उनके लिए आपके पास आयुर्वेद में क्या उपाय हैं? बिल्कुल, हम हमारे घर में भी हम जैसा कहते हैं कि कई आयुर्वेदिक औषधियां घर में उपलब्ध रहती हैं और उनका प्रयोग करते हैं प्रायः। और उनमें सर्वश्रेष्ठ में कहूँ तो हरितकी, जिसको हम टर्मिनेलिया चेबुला कहते हैं, और हरितकी को कहा जाता है कि हरितकी जो है वो माता के समान है। मतलब जितना एक शिशु का, बच्चे का ध्यान अपनी माता रखती है उसी प्रकार से हर प्रकार से स्वस्थ रखने में हरितकी ध्यान रखती है। तो हरितकी टर्मिनेलिया चेबुला जो रहता है, हरड़ भी कहते हैं सामान्य उसमें भाषा में, अगर उसका पाउडर रात को सोते समय पानी के साथ में हम ले लेते हैं, वो भी डेली लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको लग रहा है कभी कॉन्स्टिपेशन 2-3 दिन से तो उसको एक बार ले लिया, सप्ताह में कभी 2 बार लिया, तो ये सामान्य उपचार है और इसका किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं होता है। बस क्वांटिटी का ध्यान रखना चाहिए कि 2 से 3 ग्राम की मात्रा में रात को सोते समय अगर हरितकी का चूर्ण लेते हैं। अब यहाँ पर एक बात ये है कि डाइजेशन अगर बराबर नहीं है तो डाइजेशन ठीक होकर के कॉन्स्टिपेशन दूर करना है तो उस हरितकी के चूर्ण में अगर थोड़ा सा सौंफ का पाउडर हम मिक्स कर लें, थोड़ा सा उसके अंदर सेंधा नमक मिला तो ये तीनों मिलकर के एक तो डाइजेशन को ठीक करेंगे और डाइजेशन के साथ में कॉन्स्टिपेशन को दूर करेंगे, जो सामान्य रूप से हम घर पर भी रह करके कर सकते हैं। तो कितनी अवधि के लिए, क्या इसकी कोई आदत भी पड़ जाती है व्यक्ति को? देखिए, कभी भी मेडिसिन जो रहती है उसका निरंतर प्रयोग नहीं करते हैं। हम आहार रोज लेते हैं, माने भोजन का हमको जीवन में हमेशा प्रयोग करना है, लेकिन मेडिसिन जितने दिन आवश्यक है। अगर हमको कॉन्स्टिपेशन है तो किसी ने 1 वीक के लिए बताया तो बस 1 वीक मेडिसिन ली, उसके बाद बंद कर दिया। हमको मेडिसिन के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, हमको डिपेंड होना है अपना जो डाइट है उसमें मॉडिफिकेशन करके। डॉक्टर साहब, आज आप हमारे स्टूडियो आए और आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, सभी सुनने वाले श्रोताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी स्वस्थ हों, ये मेरी शुभकामना। पेट की समस्याओं का आयुर्वेदिक इलाज। अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के डीन डॉक्टर प्रोफेसर महेश व्यास। और अब आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता। विषय है ओरल हाइजीन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रियांकी अग्रवाल। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। मुंह और दांतों को साफ और सेहतमंद रखकर रोगों को दूर रखना ओरल हाइजीन कहलाता है। क्या आप जानते हैं कि डेंटल हाइजीन आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, या मुंह की समस्याएं आपके शरीर के बाकी हिस्सों को भी प्रभावित कर सकती है? अच्छे स्वास्थ्य के लिए मौखिक स्वच्छता यानी ओरल हाइजीन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका। शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं ओरल हाइजीन के फायदों के बारे में। कैसे ये हमें अन्य बीमारियों से बचाव कर सकती है? देखिए, एक बहुत ही अच्छी सेइंग है कि अवर माउथ इज द मिरर ऑफ अवर बॉडी। इसका मतलब है एक मुंह के अंदर देखने से हमें यही नहीं पता लगता कि उसमें दांतों की क्या क्या बीमारी हैं, बल्कि हमें उस इंसान की ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी पता लगता है। जैसे अगर मुंह से आपको एक मीठी सी स्मेल आ रही है, कीटोनिक स्मेल बोलते हैं जिसको, तो इसका मतलब उस पेशेंट को डायबिटीज हो सकता है। अगर वो अब तक डायग्नोज्ड नहीं है तो उसको बोल सकते हैं आप अपना डायबिटीज का टेस्ट कराइए और उसको डायबिटीज हो सकता है। प्लस कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई और दिक्कत है, तो ड्राई माउथ जैसे वो भी किसी मेडिकल प्रॉब्लम में हो जाता है। इस तरीके से मुंह की बीमारी हमें सिर्फ दांतों और हमारे मसूड़ों के बारे में ही नहीं बताती, हमारे ओवरऑल शरीर की हेल्थ के बारे में भी बताती है। तो ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं है हम सिर्फ सुंदर दिखते हैं अगर हमारे दांत अच्छे होते हैं, तो हमें स्वस्थ रहने के लिए भी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। जी, तो जैसा आपने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए ओरल हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर लोग यही कहते हैं कि अगर हंसते हैं, दांत अच्छे नहीं दिख रहे हैं, पीले दिख रहे हैं, या उसमें गैप्स हैं, या उसमें कहीं कैरीज हैं, हाँ। तो इसका इलाज कराने जाना है। हाँ। लेकिन इसका
और जो बॉडी के अंग हैं उस पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, ये अक्सर लोग नहीं जानते हैं, तो वो थोड़ा सा विस्तार से बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये लोगों के लिए दिखना शायद बहुत ज़रूरी होता है, बल्कि हमारे पास जब कोई आता है, कोई पेशेंट आता है, तो हम उसको बोलते हैं आप शायद दिखने से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए आपकी ओवरऑल हेल्थ या आपका ओवरऑल फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खा नहीं, जैसे अगर कोई भी इंसान अच्छे से खा नहीं पाएगा, अगर उसके दांत नहीं है या खराब है, वो अच्छे से खा नहीं पाएगा, चबा नहीं पाएगा, तो उसको पेट की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इस तरीके से आगे और दिक्कतें भी हो सकती हैं। अगर किसी का पेट नहीं भरेगा तो वो और आगे उसको और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये दांतों का ही नहीं, एक्चुअली इट इज़ अ ओवरऑल मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। दिखना एस्थेटिक, यस ऑफ कोर्स इज वन ऑफ द पार्ट, पर लेकिन फंक्शन भी उतना ही ज़रूरी है। फंक्शन नॉट ओनली रिलेटेड टू द टीथ बट टू द ओवरऑल बॉडी। जी, तो यानी इसको इसलिए हमें और ध्यान रखना है कि अगर हमें कोई बीमारी है या ऐसा लगता है कि कोई और बीमारी हो रही है हमारे शरीर को, तो हो सकता है उसका ओरिजिनेशन बैड ओरल हाइजीन के कारण। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि ओरल हाइजीन रखने के लिए क्या सही तरीका है और आसान तरीका है? देखिए, सबसे पहले तो ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। अब ट्वाइस अ डे लोग बोलते तो हैं, जैसे पिक्चरों में भी हमेशा दिखाते हैं, उठते ही सबसे पहले लोग अपना वॉशरूम में जाकर ब्रश करने लगते हैं, पर जो फर्स्ट ब्रशिंग है इट शुड बी डन आफ्टर ब्रेकफास्ट, और सेकेंड टाइम जो ब्रशिंग है वो आफ्टर डिनर एंड बिफोर गोइंग टू बेड, वो इम्पॉर्टेंट है। बीच में हाँ, अगर आप कुछ इंटरमिटेंट मील्स ले रहे हैं, लंच है, तो आप जाकर एक बार ही कुल्ला कर आ सकते हैं, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बट ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। अब लोगों का तरीका ही ब्रशिंग का ठीक नहीं होता, जैसे वो लोग हॉरिजॉन्टल ब्रशिंग करते हैं जिससे उनके सारे दांत घिस जाते हैं। लोग सोचते हैं अगर हम बहुत जोर से ब्रश करेंगे तो हमारे दांत बहुत अच्छे से चमक जाएंगे, लेकिन फोर्स इज नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, प्रॉपर टेक्निक इज रिक्वायर्ड कि भाई आप ब्रशिंग कर कैसे रहे हैं। तो बेसिकली ब्रश को एक 45 डिग्रीज के एंगल पे रखकर टीथ पर और वर्टिकल ऊपर नीचे ऐसे ब्रश करना चाहिए, या अगर ये भी आप मेंटेन नहीं कर पा रहे तो सर्कुलर मोशन में लेके जाएं, फिर उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए फिर लेकर आएं। इसी तरीके से दांत की चारों तरफ ब्रश करें। सबसे पहला ब्रशिंग, फिर आ जाती हैं कुछ और चीज़ें जो दांत टाइट कांटेक्ट में होते हैं, वो ब्रशिंग से नहीं क्लीन हो पाते अगर उनके बीच में कुछ खाना फंस जाए या कुछ भी फंस जाए। उसके लिए फ्लॉसिंग बेसिकली वैक्स्ड थ्रेड है, वो दो दांतों के बीच में टू एंड फ्रो हमें मूव करना होता है, तो दो दांतों के टाइट कांटेक्ट में जो भी खाना फंसा होता है वो सब निकल जाता है। फिर या अगर किसी के मुंह में बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है तो उसको एक माउथ वॉश से रेगुलर रिंस करना चाहिए ट्वाइस अ डे। वो अगर डेली बेसिस पे यूज करें तो इट शुड बी अल्कोहल फ्री, जिससे कि स्टेनिंग या कोई और उसका साइड इफेक्ट ना हो। तो ये भी बताइए डॉक्टर साहब, आपने कई चीज़ें अभी बताई कि किस तरह से ब्रश करना चाहिए, फ्लॉसिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन क्या एनुअल या बाई एनुअल चेकअप भी बहुत ज़रूरी है क्या दांतों का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्यों है और उसको कैसे मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए ये चेकअप? ये वंस इन 6 months, ये तो मैंडेटरी है ही है। आपको लोग सोचते हैं भाई हमारे दांत तो ठीक हैं, उनकी नॉलेज में ठीक होते हैं क्योंकि उन्हें कोई दर्द नहीं होता, उन्हें कोई खाने में दिक्कत नहीं हो रही, पर एक रेगुलर चेकअप विद इन 6 months, एवरी 6 months इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डेंटिस्ट आपकी एक क्लीनिंग करते हैं, रेगुलर क्लीनिंग करते हैं, उसमें आपको बताते हैं अगर कोई केरीज है, स्टार्ट हुई है वो, तो वो आपको तभी बताएंगे कि भाई यू शुड गेट इट फिल्ड नाउ। अब जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं मैडम आपका डेंटल ट्रीटमेंट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। So here I would like to tell कि dentistry is not expensive but neglect is। मतलब अगर आपने अपने उस थोड़े से कीड़े को निग्लेक्ट कर दिया जस्ट बिकॉज आपको पेन नहीं हो रहा है या आप उससे खाना खा पा रहे हैं, तो स्लोली एंड स्टेडीली इट विल कन्वर्ट इनटू अ रूट कैनाल। अगर आपको रूट कैनाल में भी बाई चांस आपका दांत डेड पड़ा है मुंह के अंदर और दर्द नहीं हो रहा, उसको भी आप निग्लेक्ट करे जा रहे हैं, तब वो मुंह के अंदर इन्फेक्शन करेगा, हड्डी के अंदर इन्फेक्शन करेगा, उससे फिर कोई कैंसर भी हो सकता है आगे जाकर, बोन में भी और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फिर उसको अगर निकलवा देते हैं आप दांत को तो फिर आप इम्प्लांट कराएंगे, देन इट इज़ वेरी कॉस्टली। या आप ब्रिज लगवाते हैं, then yes it is costly, but you have reached to this stage because you have neglected the previous problems।
यानी सबसे बड़ा बात है कि नेग्लेक्ट नहीं करना है उसको, जितना जल्दी आप पकड़ेंगे। अगर आप बिल्कुल, इसीलिए ही बोलते हैं कि 6 महीने में आप जाइए, क्योंकि आपको तो नहीं पता आपके मुंह में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, आपको सब कुछ ठीक लग रहा है बिकॉज आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको एक बारी जाकर उसको चेक तो कराना ही है। दैट शुड बी डन वंस इन 6 months। ओके। और इसके अलावा आप दांतों की सुरक्षा के लिए, डेंटल हाइजीन के लिए क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह का खान पान हो, क्या वो भी इफेक्ट करता है हमारे दांतों को? यस, बिल्कुल। खान पान तो आजकल जो मॉडर्न डाइट है वो तो वैसे ही, जैसे बच्चों में हम देखें, इट इज़ फुल ऑफ जंक फूड। तो जो जंक फूड हो गया, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हो गई, फूड विच आर हाई इन शुगर कंटेंट हैं, वो सब तो दांतों में चिपके रह जाते हैं बहुत समय तक के लिए, तो इट डेफिनेटली इफेक्ट्स द डेंटल हेल्थ। उसके बाद आपको रिंस करना बहुत ज़रूरी है। तो खान पान तो यस हेल्दी होना ही चाहिए, प्लस आपको मेन मील्स लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट, कुछ लोग दे ऑलवेज कीप ऑन मंचिंग, अभी बिस्किट खा लिया, 10 मिनट बाद फिर नमकीन खा लिया। वी डेंटिस्ट से जो खाना है एक बार ही खा लो, उसके बाद जाकर कुल्ला कराओ, देन इट विल बी गुड। पॉसिबल हर बार तो हो नहीं पाता है, लेकिन जैसे आपने बताया, खासतौर पर छोटे बच्चों की अगर बात करें तो उनको तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों से ही शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि दांत अगर पहले से ही खराब हैं तो आगे चलकर भी खराब ही रहेंगे। तो बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? और बच्चों में तो आजकल मैडम इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि और पेरेंट्स उसको दे कीप ऑन निग्लेक्टिंग। वो हमारे पास आकर बोलते हैं, मैडम ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा, कोई बात नहीं। अब ये बच्चा मानता ही नहीं है, इतनी चॉकलेट्स खाता है, इतनी टॉफीज खाता है, मतलब। बट द थिंग इज, ऐसा नहीं है, दूध के दांतों को बचाने की ज़रूरत नहीं है। वो जो दूध के दांत का इन्फेक्शन है, इट में पास ऑन टू दी परमानेंट टूथ ऑल्सो, और फिर बच्चे को खाने में भी दिक्कत है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे के कॉन्फिडेंस को भी डिटेरियोरेट करेगा। क्योंकि आजकल जैसे ही छोटे बच्चे दे स्टार्ट गोइंग टू दी स्कूल, व्हेन दे विल स्माइल, तो उनके दांत ऐसे पीले पीले दिखेंगे, तो ऑब्वियसली बाकी बच्चे बुली करेंगे ही उन्हें। तो मिल्क टीथ टेकिंग केयर, यस डेफिनेटली। तो जितना मतलब टेकिंग केयर ऑफ द मिल्क टीथ इज एज इम्पॉर्टेंट एज द टेकिंग केयर ऑफ द परमानेंट टीथ। रादर आई वुड से इट इज मोर इम्पॉर्टेंट। मतलब वी शुड नेवर निग्लेक्ट दिस थिंग कि ये तो दूध का दांत है, गिर जाएगा, नहीं, वो बहुत आगे बहुत दिक्कतें करता है। बच्चों को भी डाइट के लिए हमेशा समझाना चाहिए, ब्रशिंग हमेशा मॉनिटर्ड होनी चाहिए, अगर बच्चे नहीं करते तो बड़ों के सुपरविजन में। और कार्यक्रम में कुछ और आप हमारे श्रोताओं से कहना चाहें चलते चलते? बस मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपनी ओरल हाइजीन को ज़रूर मेंटेन करें और इसका पूरा ध्यान रखें। सिर्फ हमें दिखना ही सुंदर नहीं है, हमें पूरा स्वस्थ भी रहना है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। और हमें बहुत खुशी है कि हमने आज जो ओरल हाइजीन पर बात की है डॉक्टर प्रियांकी अग्रवाल से, जो एक दंत चिकित्सक हैं और प्रोफेसर भी हैं इस क्षेत्र में, तो वो आपके ज़रूर काम आएगी। डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए हम आभारी हैं। शुक्रिया। ओरल हाइजीन। अभी आप डॉक्टर प्रियांकी अग्रवाल से ली गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य पत्रिका का ये अंक समाप्त होता है। स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।